नमस्कार। इस चैनल के द्वारा बीएड शिक्षकों के ब्रिज कोर्स को ध्यान में रखते हुए स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है। अभी हम मॉड्यूल 522 का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमने बच्चा कैसे सीखता है टॉपिक के अंतर्गत अधिगम इसके पहले की वीडियो में पढ़ा है। इसी का सेकेंड पार्ट हम इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप उसे देखें, क्रमागत रूप से देखेंगे तभी आपको चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। जब बच्चा विद्यालय आता है तो उसके पहले ही वह बच्चा बहुत कुछ सीख चुका होता है। ऐसा नहीं है कि जब बच्चा विद्यालय में प्रवेश करता है उसके बाद ही अधिगम प्रक्रिया की शुरुआत होती है। उसके पहले बच्चा अपने माता पिता, परिवार से, अपने आस पड़ोस से, समाज से, पर्यावरण से बहुत कुछ सीख चुका होता है। इसका मतलब यह है कि जो विद्यालय है वह वास्तव में बच्चे के अधिगम को एक दिशा देने का कार्य करता है। एक दिशा दिया जा रहा है। बच्चा तो पहले से ही सीखने की प्रक्रिया में लगा हुआ है। जैसे बच्चा जब विद्यालय में आता है तो उसे चलने का ढंग पता है, बातचीत करने का ढंग पता है, अध्यापक को देखकर उनसे बातचीत करता है, या सर जी नमस्ते, या तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो अपने घर से बस सीख कर आता है। उसके बाद सर जी से जब मुलाकात होती है तो उनकी बातों को मानता है, होमवर्क करता है, लेता है। सर जी कोई काम देते हैं तो उसको पूरा करता है। तो बच्चे ने बहुत पहले ही अधिगम की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बच्चा पर्यावरण से बहुत कुछ सीखता है। जैसे धूप अगर है तो बच्चा धूप को देखकर छांव में जाने का प्रयास करता है, या अपने सर पर टोपी लगाने का प्रयास करता है। बच्चा किसी पौधे को देख रहा है, बढ़ता हुआ उसमें पानी देता है रोज। वह अपने अनुभव से सीख रहा है। उसने अपने माता पिता या अभिभावक को देखा होगा कि वो किसी पौधे को पानी दे रहे हैं और उसे यह समझ में आया होगा या वो बताए होंगे। उसी के आधार पर वह बच्चा यह कार्य भी कर रहा है। तो अपने अनुभव के आधार पर वह कार्य कर रहा है। बच्चा अपने माता पिता से भी बहुत कुछ सीखता है। जो भी माता पिता के द्वारा जैसे बातचीत करना, बोलना, ये महत्वपूर्ण चीज़ें बच्चों को माता पिता के द्वारा सिखाई जाती हैं। बच्चा अपने आस पड़ोस के अपने जैसे बच्चों के साथ मिला जुला रहता है, उनसे भी बहुत कुछ सीखता है। तो वही हम कह रहे हैं कि बच्चा विद्यालय में आने से पहले ही वह सीखने की जो स्वाभाविक रूप से शुरुआत उसकी हो चुकी होती है। इसमें बच्चा पर्यावरण से, परिवार से, पड़ोस से, खेल के माध्यम से, खेल जब बच्चा करता है तो बारी बारी से मान लीजिए कोई खेल होता है तो बच्चा धैर्य रखना सीखता है ना। जैसे मान लीजिए 4-6 बच्चे हैं, उसमें एक चोर है, बाकी पुलिस है। अपना इस प्रकार से खेल खेलते हैं, दौड़ाता है बच्चा, बाकी को पकड़ने का प्रयास करता है, नहीं पकड़ पाता है तो धैर्य रखता है, फिर आगे प्रयास करता है। तो बच्चा खेल के माध्यम से भी सीखने का प्रयास करता है, अनुभव से भी वह सीखने का प्रयास करता है। साइकिल वगैरह चलाता है, छोटी साइकिल चलाता है, एक बार दो बार गिर जाता है लेकिन फिर भी वह चलाता रहता है, और इसके बाद धीरे धीरे उसको अनुभव हो जाता है और वह फिर साइकिल चलाने में उसको मतलब वह एक्सपर्ट हो जाता है। तो बच्चा पहले से ही सीख रहा है। विद्यालय उसको एक नई दिशा देता है। बस ये चीज़ आपको समझनी है। अब इसमें सीखने की प्रमुख प्रक्रियाएं क्या है, जैसे बच्चा किस प्रकार से सीखता है, किन चीज़ों को आपको समझना है। सबसे पहला तो यह है कि अनुकरण। जैसे यह एक सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, क्योंकि जब अब विद्यालय में बच्चा आता है तो आप क्या करते हैं, बेसिकली अध्यापक लोग बच्चे के लिए कॉपी रहेगा और उस कॉपी पर काम दे देते हैं। इस कागज पर बच्चे को काम दे दिया, चलो अब बच्चा इसका क्या करेगा, इसका अनुकरण करेगा, और यहाँ पर लाइन लिख देंगे सर जी। अब बच्चा उसको देख देख कर लिखेगा, ठीक है, अ लिखेगा, अ बनाने का प्रयास करेगा। या बच्चे को इस प्रकार से जब काम दिया जाता तो बच्चा एक्चुअली उसी चीज़ को देख कर लिखता है। अनुकरण करने का मतलब एक प्रकार से नकल करना। जैसे आपने बच्चे को दिखा दिया कि चलो ये 4 लाइन इंग्लिश की है और इसमें आपने बता दिया कि देखो बेटा इस तरह से ये बनेगा, तो अब आपने इसको खींच कर दे दिया इस तरह से, ठीक है। अब वो बच्चा उसी तरह जिस लाइन में आपने लिखा है उसी को अनुकरण करता है, ठीक है, करने का प्रयास करता है। ऐसा नहीं है कि वो तुरंत एक्सपर्ट बन जाता है, लेकिन वह अनुकरण आपका कर रहा है। बच्चा अपने पिता की तरह बोलता है, शिक्षक की तरह पढ़ाने की कोशिश करता है। आपने देखा होगा जब आप पढ़ाते हैं तो बच्चा, अगर आप कुछ बच्चे को पढ़ा रहे हैं, 1 2 3 4 गिनती अगर आप बच्चों को सुना रहे हैं तो बच्चा जैसे आप बोलते हैं फिर 1, अब आप किसी को 5 बोलेंगे तो वह बच्चा भी 5 बोलेगा। तो ये जो पहली बच्चे की सीखने की प्रक्रिया है वह अनुकरण के थ्रू है। बच्चा अनुकरण करके सीखता है। इसका मतलब यह है कि अध्यापक को यह समझना चाहिए कि बच्चा मुझे, चूंकि विद्यालय में आ रहा है तो अध्यापक का अनुकरण करेगा। अध्यापक जो बातें कहेंगे उनकी बातों को मानता है, अनुकरण करता है उनका। ऐसे में अध्यापक को आदर्श स्वयं बनना चाहिए, समय का पालन करना चाहिए। जैसे विद्यालय अगर अध्यापक 10 बजे जाएंगे तो बच्चा कितने बजे आएगा। अगर विद्यालय अध्यापक 10 बजे जाएंगे, 9 बजे का विद्यालय है, तो क्या बच्चे से यह उम्मीद की जाएगी कि वो 8 बजे आए या 9 बजे आए, नहीं आएगा। तो ऐसे में अध्यापक के लिए भी आवश्यक है कि समय पालन करें, स्वच्छता करें, सच्चाई आदि दिखाएं। आप बच्चों को अच्छे आदर्शों की कहानियां सुना सकते हैं। इसके अलावा अच्छे अनुकरण पर बच्चों की प्रशंसा करते हैं। यानी अगर बच्चे को आपने लिखने के लिए दिया और बच्चा आपके जैसा लिख दिया तो आपने उसकी प्रशंसा की, तो बच्चे का जो अनुकरण करने की प्रवृत्ति है वह और बढ़ेगी। वह कहेगा सर और काम दे दीजिए। आपने देखा होगा इस प्रकार से अक्सर होता है कि जब कोई एक पेज काम आप बच्चे को देते हैं और बच्चा बहुत अच्छा लिखता है, आपने उसकी तारीफ कर दी तो वो खुश हो जाता है, कहता है सर जी 1 पेज और दे दीजिए। तो ऐसा आपने देखा होगा। इस प्रकार से बच्चे अनुकरण के माध्यम से
अगला है अवलोकन। अवलोकन के माध्यम से भी बच्चे सीखते हैं। आइए समझते हैं कैसे। बंडूरा ने कुल 4 प्रक्रियाएं बताई हैं इसके अंतर्गत: ध्यान, दूसरा स्मृति, तीसरा पुनर्निर्माण और चौथा प्रेरणा। जैसे मान लीजिए कि कक्षा 5 के बच्चे हैं और कक्षा 2 के बच्चे हैं, ठीक है। लंच हुआ है और आप कक्षा 5 के बच्चों के सामने एक खेल करा रहे हैं, कबड्डी। ये बच्चे आपस में कबड्डी खेल रहे हैं, ठीक है, कबड्डी खेल रहे हैं। और इन बच्चों को कबड्डी खेलता हुआ 2 के बच्चे देखते हैं। बच्चा किसी विशेष व्यवहार पर ध्यान देता है, तो 2 के बच्चों ने ध्यान दिया कबड्डी खेल पर, उनका जो खेल चल रहा है। उसके बाद देखे हुए कार्य को मन में याद रखता है। अब 2 के बच्चे इसमें उस चीज को, कबड्डी को याद रख रहे हैं कि हाँ ये कबड्डी खेल है। इसके पहले हो सकता है कि कभी बच्चे कबड्डी से परिचित न रहे हों, लेकिन 5 के बच्चों को, बड़े बच्चों को खेलते हुए देखे तो उन्होंने उसको याद कर लिया। अब जब आप कमरे में जाएंगे तो वही बच्चे आपसे कहेंगे सर हमें भी कबड्डी कराइए। यानी अब वह बच्चा क्रिया में बदलने का प्रयास कर रहा है, अभ्यास करने का प्रयास कर रहा है। उसी को, यानी कि जो 5 के बच्चे कर रहे थे वही 2 के बच्चे करने का प्रयास करेंगे, क्रिया करने का प्रयास कर रहे हैं। और इसके लिए उन्हें प्रेरणा मिलती है, यानी बच्चे को कार्य करने की इच्छा खुद से आती है। उसे यह समझ में आता है कि कबड्डी खेलने से बहुत मजा आएगा। तो बच्चे को जब मजा आएगा तो उसको खुद से प्रेरणा मिली, तो फिर बच्चा कबड्डी खेलने के लिए तैयार हुआ और फिर वो कबड्डी जो खेल है उसका अधिगम कर लेता है। इस प्रकार से आपने देखा कि 4 प्रक्रियाएं होती हैं। आप इसको और भी उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने बोर्ड पर कुछ भी लिखा, ठीक है। मान लीजिए आपने बोर्ड पर 7 डेज लिखा, ठीक है, 7 दिनों के नाम लिख दिया। तो बच्चे ने उसको सबसे पहले क्या किया, उस पर ध्यान दिया, है ना। पहली उसको सीखने की प्रक्रिया क्या है, बच्चा एक समय ऐसा आएगा जो कुछ नहीं जानता लेकिन उन्हें 7 डेज आपको सुना देगा, संडे मंडे ट्यूसडे सब सुना देगा। तो सबसे पहले तो आपकी बातों पर, जो 7 दिन है उस पर ध्यान देता है। आप पढ़ाते हैं तो ये नहीं कहते हैं कि सभी लोग ध्यान देंगे, सबसे पहले तो ये बात आपके मुंह से निकलती है। तो ध्यान दिया और उसके बाद फिर उसको मन में याद कर रखता है और उसके बाद फिर वो याद रखने का प्रयास करता है। संडे कैसे लिखेंगे, मंडे कैसे लिखेंगे या ट्यूसडे, बोलने का प्रयास करता है, खुद से याद रखता है और उसके बाद उसका अभ्यास करता है। आप उसको यही कहते हैं घर से सभी लोग लिख कर लाना, तो उसकी अभ्यास कर रहा है कि घर से याद करके आना। तो वह बच्चा अभ्यास करेगा घर जाकर, चाहे वो बोलकर अभ्यास करे चाहे लिख कर अभ्यास करे। और उसके बाद ये अधिगम की प्रक्रिया हो जा रही है और कार्य को करने की इच्छा रखता है। और ये जो मोटिवेशन मिल रहा है वो आप उसको ये करके कह सकते हैं, मोटिवेशन खुद से मिल सकता है। खुद बच्चे को खुद से मोटिवेशन होता है। आपने उससे कहा कि सभी लोग याद करके आएंगे, तो बच्चा अपने आप को बेहतर साबित करने के लिए खुद से मोटिवेट होता है। मैं सबसे तेज हूँ, अपने आप को मतलब बच्चा बेहतर बनाने का प्रयास करता है और वह 7 डेज याद करने का प्रयास करता है खुद से प्रेरणा लेकर। वो 7 डेज आपको सुनाने का प्रयास करता है। आप पूछेंगे किसको याद हो गया, तो बच्चे हाथ उठाएंगे कि मुझे याद हो गया। इस प्रकार से आपने देखा कि अवलोकन में जो 4 प्रक्रियाएं हैं जो बंडूरा ने बताई है, इसके अनुसार बच्चे अधिगम में इन्वॉल्व हो जाते हैं। ऐसे में शिक्षक की भूमिका यही है कि अपने कार्यों को बच्चों के सामने स्पष्ट रूप से दिखाएं। जो भी आप कार्य कर रहे हैं बच्चों को दिखाइए, क्योंकि बच्चा देखेगा तो उसको सीखने का प्रयास करेगा, उसको याद करेगा, उसका अभ्यास करेगा। उन्हें अभ्यास करने के अवसर दें और सकारात्मक प्रतिक्रिया दें। यही तो हमारी जो अभी जो हमारे यहाँ प्रक्रिया चल रही है वो सरकारों के द्वारा यही कहा जाता है ना, वर्कबुक वगैरह पर काम करवाया जाता है, अभ्यास करवाया जाता है, अभ्यास पर बल दिया जाता है, ठीक है। घर का कार्य HW डेली देने को लिए सरकार बोलती है, HW CW दीजिए। अगला है प्रयास एवं त्रुटि के माध्यम से अधिगम। बच्चा साइकिल चलाने का प्रयास करता है, गलती होती है, गिरता है, घायल होता है, फिर साइकिल चलाता है, वह रुकता नहीं है। प्रयास करते करते एक समय ऐसा आता है कि बच्चा बहुत पारंगत हो जाता है। बच्चा पहाड़ा याद करता है विद्यालय में, सर जी रोज बोलते हैं कि पहाड़ा याद करके आना 10 तक 20 तक, तो बच्चा रोज उसका दोहराव करता है। एक समय ऐसा आता है कि बच्चे को 20 तक पहाड़ा याद हो जाता है। तो बच्चे ने क्या किया, लगातार अभ्यास किया। तो यह बच्चा बार बार प्रयास करता है और अपनी गलतियों से सीखता है। यह सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था। 3 मुख्य नियम है। सबसे पहला अभ्यास का नियम, जैसे बच्चा रोज A से लेकर Z तक लिख रहा है, A से लेकर Z तक लिख रहा है, तो बच्चे को अभ्यास हो रहा है। रोज बच्चा अभ्यास कर रहा है, आप रोज काम दे रहे हैं बच्चे को, है, तो अभ्यास करते करते बच्चा सीख ले रहा है। बच्चा रोज घर पर 2 से 20 तक पहाड़ा लिख रहा है या पढ़ रहा है या क्लास में सुना रहा है, तो अभ्यास कर रहा है। तो अभ्यास बार बार करने से बच्चा उस चीज में पारंगत हो जाता है। दूसरा है प्रभाव का नियम। सुगत अनुभव वाला व्यवहार दोहराया जाता है। जैसे मान लीजिए कि बच्चे ने कोई काम किया, आपने उसको गुड दे दिया, अब बच्चा बहुत खुश हो गया, उसको यही चीज बहुत अच्छी लग गई या आपने उसको स्टार दे दिया, तो बच्चा मुस्कुराते हुए जाता है और फिर से उसको आप काम देंगे तो और बेहतर तरीके से करता है या करने की कोशिश करता है। तो ये प्रभाव का नियम हो गया कि जब जिस चीज़ में बच्चे को सुखद अनुभव होता है, तो अध्यापक की भूमिका यहाँ महत्वपूर्ण हो गई ना, क्योंकि अध्यापक ये देख रहा है कि बच्चा सुखद अनुभूति हो रहा है, उसको गुड मिल रहा है, तो बच्चा बहुत खुश होकर और एक्टिव हो जा रहा है और ज़्यादा काम करने का प्रयास कर रहा है बेहतर तरीके से। तो ये अध्यापक को यहाँ पर मतलब उसको प्रमोट करने के लिए बच्चे को
गुड वगैरह या जिस चीज़ से भी बच्चा सुखद अनुभूति महसूस करता है वो उसको कराना चाहिए। अगला है तत्परता का नियम। जब बच्चा सीखने के लिए तैयार रहेगा तभी तो सीखेगा। आपने देखा होगा कि जो हमारी पीरियड्स होती हैं स्कूलों में, वो 7वें 8वें घंटे तक जाते जाते क्या है, खेल कराया जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चा फिर लास्ट में जाते जाते बोर होने लगता है, अधिगम की प्रक्रिया थोड़ी कठिन हो जाती है। बच्चा अगर पहली घंटे में पढ़ा रहे हैं, वही चीज़ अगर 8वीं घंटे में पढ़ा रहे हैं तो बच्चे के लिए कठिन हो जाता है, आपके लिए भी कठिन हो जाता है। आपके लिए पढ़ाना, बच्चे के लिए पढ़ना कठिन हो जाता है। तो इसका कारण यही है कि जब बच्चा पढ़ते पढ़ते मतलब सुबह से लेकर शाम हो जाता है तो मानसिक रूप से जब बच्चा थक जाता है तो ऐसे में खेल या पुस्तकालय जैसी गतिविधियां, मतलब पुस्तकालयों में गतिविधियां वगैरह या अन्य माध्यमों से बच्चे को अधिगम कराया जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि बच्चे के लिए खेलने के लिए या अधिगम करने के लिए बच्चा तत्पर होना चाहिए। अगर बच्चा सीखने के लिए तत्पर है या तैयार है तभी अधिगम प्रभावी होता है। जैसे साइकिल चलाना है, लिखना है, तैरना है इत्यादि। अगला है सहभागिता। मान लीजिए कि आप क्लास में कोई गतिविधि करा रहे हैं, कोई खेल करा रहे हैं, कोई चर्चा किसी विषय पर कर रहे हैं या कोई सामूहिक कार्य करवा रहे हैं। जैसे मान लीजिए सरकार ने कहा कि पौधे लगवाने हैं तो आप उसमें विद्यालय में पौधे लगवा रहे हैं। इसमें बच्चा जब स्वयं शामिल होता है तो उसके अधिगम की प्रक्रिया तेज हो जाती है। इससे बच्चा अनुभव भी बच्चे का बढ़ता है, बच्चे में आत्मविश्वास भी बढ़ता है, बच्चे में ज्ञान भी बढ़ता है। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि जब बच्चा खुद शामिल होता है किसी कार्य में तो वह बेहतर तरीके से सीखता है। यही है करके सीखना, यानी लर्निंग बाय डूइंग। यही वास्तविक और अर्थपूर्ण अधिगम है। इसका लाभ यह है कि बच्चे में सहयोग की भावना का विकास होता है। जब आप नेतृत्व क्षमता का विकास होता है, मान लीजिए बच्चा कोई खेल कर रहा है, सामूहिक खेल हो रहा है या कोई नाटक वगैरह कोई प्रोग्राम में बच्चा भाग ले रहा है, ठीक है, तो ऐसे में बच्चे के अंदर नेतृत्व क्षमता का भी विकास होता है। नाटक वगैरह में भूमिका जब उसकी होती है उस हिसाब से जिम्मेदारी का भाव होता है, आत्मविश्वास बच्चे में बढ़ता है, साहस इत्यादि का विकास होता है। इसमें शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। इसलिए समूह गतिविधियों पर जोर देना चाहिए शिक्षक को, शर्मीले बच्चों को बोलने का अवसर देना चाहिए और सभी को समान सहभागिता का मौका देना चाहिए, सभी को बराबर मौका मिले। अगला है खोज एवं पूछताछ के द्वारा अधिगम। यह विधि 1960 में ब्रूनर के द्वारा दी गई। इसमें बच्चा स्वयं खोज करता है, प्रश्न पूछता है और प्रयोगों के द्वारा सीखता है। स्वयं बच्चा एक छोटे से पौधे को ले लेगा और उसको लगाएगा और उसके बाद जल देगा, उसका रिस्पॉन्स देखेगा और सीखेगा कि इस पानी देने से इस पौधे में विकास हो रहा है, तीव्र विकास हो रहा है पानी देने में। इसमें 4 प्रमुख चीजें हैं जो सिद्धांत है, आपको देखना है। सक्रियता, तर्कपूर्ण चिंतन, ज्ञात से अज्ञात की ओर जाना और उद्देश्यपूर्ण अनुभव। इसको आप और बेहतर तरीके से अगर समझे तो मान लीजिए कि बच्चा साइकिल चलाने जा रहा है पहली बार, ठीक है, तो अब जब बच्चा साइकिल चलाना सीख रहा है तो सबसे पहले तो सक्रियता होनी चाहिए, यानी बच्चे को यह पता होना चाहिए कि उसका हाथ का इस्तेमाल करना है, पैर का इस्तेमाल करना है। बच्चे का हाथ पैर एक्टिव रहेगा तभी ना वह साइकिल चलाएगा। अगर हाथ पैर एक्टिव नहीं रहेगा तो बच्चा साइकिल कैसे चला पाएगा? तो सबसे पहली चीज हो गई सक्रियता, आपने समझ लिया। दूसरा है तर्कपूर्ण चिंतन। अब अगर मान लीजिए वह साइकिल चला रहा है तो उसको बैलेंस बनाकर रखना है। उसे वह विचार करता है साइकिल चलाते समय कि मुझको आगे से दाएं घूमना है या बाएं घूमना है, कहाँ ब्रेक लगाना है, कब ब्रेक लगाना है, कब नहीं लगाना है, कब तेज चलाना है। तो वह तर्कपूर्ण चिंतन करता है अधिगम की प्रक्रिया में। पहले सक्रियता, उसके बाद तर्कपूर्ण चिंतन, उसके बाद अगला है ज्ञात से अज्ञात की ओर जाना। जैसे बच्चे को यह पता है कि पैडल से मैं चलाऊंगा, पैडल मारूंगा तो साइकिल आगे बढ़ेगी, लेकिन जब बच्चा साइकिल पर बैठा और चला रहा है तब उसे यह भी पता चला कि अपने शरीर का भी बैलेंस बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि जब वो इधर हल्का सा हो रहा था साइकिल चलाने समय तो साइकिल इधर जा रही थी, तो बच्चा अपना बैलेंस भी बनाएगा। तो बच्चा ज्ञात से अज्ञात की ओर गया, यानी उस बच्चे को यह पता है कि साइकिल चलाने के लिए पैडल मारना है, लेकिन वह बच्चा जब पैडल मारने लगा तो उसे यह भी पता चला कि मुझे अपने शरीर का भी बैलेंस बनाकर रखना है। तो ज्ञात से अज्ञात की ओर बच्चा जा रहा है। और आगे है उद्देश्यपूर्ण अनुभव। बच्चे को अनुभव लगातार होता रहता है और वह उद्देश्यपूर्ण होता है, यानी इन सारी प्रक्रियाओं के दौरान बच्चा यह जानता है कि मैं अंत में साइकिल चलाऊंगा और साइकिल चलाने में मैं बाद में क्या हो जाऊंगा, एक्सपर्ट हो जाऊंगा। तो बच्चे का उद्देश्यपूर्ण अनुभव होता है। इस प्रकार से 4 प्रमुख चीजें होती हैं इस प्रक्रिया में, जो कि आपने समझ। अगला है समस्या समाधान, यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। इस विधि का प्रयोग हमारे अध्यापकों के द्वारा सबसे ज्यादा किया जाता है। जैसे आपने बच्चे से पूछा कि बताओ तुम्हारे पास 100 रुपए हैं, तुम मेला देखने गए और 20 रुपए खर्च कर दिए, 10 रुपए अपनी बहन को दे दिए, तो अब तुम्हारे पास कितने रुपए बचे? अब आपने बच्चे के सामने एक प्रॉब्लम रख दी और वह सॉल्व करने का प्रयास करता है। अपने हिसाब से वो कैलकुलेट करेगा और फिर वो आपको उत्तर देने का प्रयास करता है। आपने यह बच्चे को बता दिया कि अगर 2 भुजाएं बराबर हैं तो त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज होगा। अब आपने बता दिया कि बताओ ये 8 है, ये 8 है और ये 8 है, तो बताओ ये कौन सा त्रिभुज है? तो बच्चा सोचेगा कि ये तो तीनों भुजा बराबर है, तो तीनों भुजा बराबर है तो कौन सा त्रिभुज होगा? फिर वो आपको बताएगा समबाहु त्रिभुज है। तो बच्चे के सामने आपने कोई प्रॉब्लम रख दी, बच्चा उसको सॉल्व करने का प्रयास कर रहा है। हमारी किताबों में आपने देखा कि पैटर्न वगैरह पर भी आधारित क्वेश्चन आते हैं, जैसे 15 है, फिर 20 है, फिर 25 है, तो इस तरह से क्वेश्चन
अब बच्चे के सामने एक प्रॉब्लम रहती है कि बेटा आपने पूछा कि बताओ यहाँ पर क्या भरा जाएगा, तो बच्चा फिर इसको सॉल्व करने का प्रयास करता है, अपने दिमाग सोचता है 15, 20, 25, तो एक प्रकार से फिर वो आपको बताता है। तो इस प्रकार से बच्चा जो है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है और सीखता है। तो यह भी एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। जैसे त्रिभुजों के प्रकार खोजते समय बच्चा स्वयं प्रयोग करता है, समान भुजाओं और कोणों के आधार पर उसका नाम तय करने का प्रयास करता है। तो शिक्षक की भूमिका यही है कि समस्या को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करें और बच्चों के सोचने, चर्चा करने और समाधान खोजने के लिए बच्चों को प्रेरित करना चाहिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कुछ कोर्स की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।